मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल की क्लास में या पिछली क्लास में हम लोगों ने अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण के विषय में पूरी जानकारी अर्जित की। पहले अधिकरण से लेकर के 8वें अधिकरण तक, खासकर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सप्तांग सिद्धांत और षड्गुण नीति के विषय में बताया गया है तथा द्वादश राजाओं के मंडल सिद्धांत की बात की गई है, जिसमें राजा को सफल होने के लिए 6 नीतियों का पालन करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत है संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। तो इस प्रकार हम लोगों ने कल 15 अधिकरण के विषय में जाना। और जैसा कि हम लोग को पता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उस पुस्तक को 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोकों में बांटा गया है और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, सूत्र शैली में। और आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित जो और भी जो तथ्य हैं, जैसे कि उसके विषय में अन्य विद्वानों ने क्या क्या कहा है, अर्थशास्त्र में किन किन शासकों का उल्लेख हुआ है, किन किन स्थानों का उल्लेख हुआ है और कैसी नीति की बात की गई है, उन सब विषयों पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमारा अर्थशास्त्र का जो टॉपिक है या अध्याय है वो पूरा हो जाएगा। मतलब कि अर्थशास्त्र से संबंधित हम सारे विषय वस्तु को आज की क्लास में जान लेंगे और आज यह अर्थशास्त्र का कंप्लीट क्लास होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र हमें राज्य के विषय में बताता है। अर्थशास्त्र हमें राज्य के विषय में बताता है। अर्थशास्त्र बताता है कि राज्य का निर्माण कैसे होना चाहिए, राज्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए और राज्य को कैसे सहेजना चाहिए, बना के रखना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र बताता है कि अर्थशास्त्र बताता है कि राज्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए, राज्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए, कैसे प्राप्त करना चाहिए, कैसे निर्माण करना चाहिए, कैसे निर्माण करना चाहिए, और इसको कैसे सहेज कर रखना चाहिए, कैसे सहेज कर रखना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, अर्थशास्त्र हमें बताता है कि एक राज्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए। अर्थशास्त्र क्या बताता है, एक राज्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए और कैसे उसका निर्माण करना चाहिए, और निर्माण करने के बाद उसको कैसे सहेज कर रखना चाहिए, माने उसको कैसे बना कर रखना चाहिए कि जिससे कि जो इच्छाएं हैं राजा की, राज्य की या राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों की, उनकी इच्छा की पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र हमें बताता है कि कैसे एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए, कैसे एक राज्य को
एक राज्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए, कैसे प्राप्त करना चाहिए, और दूसरा वो क्या बताता है, इसका निर्माण कैसे करना चाहिए, कैसे इसका निर्माण करना चाहिए। और उसके बाद उसको कहता है कि जब राज्य प्राप्त हो गया या राज्य का निर्माण हो गया तो उसको हम कैसे सहेज कर रखें कि जो वास्तविक उद्देश्य है, जो वास्तविक उद्देश्य है राज्य का, जिससे कि राज्य में निवास करने वाले राजा प्लस नागरिक अपने सर्वोत्तम उद्देश्य को प्राप्त कर सके, तो वो बात कौन कहता है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ये बात कही गई है। अब आगे जो अर्थशास्त्र में उल्लेख है वो राजा को इंद्र और यम के समान बताया गया है। अर्थशास्त्र में राजा को इंद्र या यम के समान बताया गया, तो इसके विषय हम लोग अध्ययन करेंगे कि अर्थशास्त्र में राजा को इंद्र और यम के समतुल्य या यम के समान बताया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक राज्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए, ये अर्थशास्त्र बताता है कि एक राज्य को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उसका निर्माण किया जाए और कैसे उसका समायोजन किया जाए या उसको कैसे सहेज के रखा जाए। कौटिल्य ने राजा को, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राजा को इंद्र या यम के समान बताया है। इंद्र या यम के समान बताया है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने राजा को किसके समान बताया? कौटिल्य ने राजा को इंद्र या यम के समान बताया है। इंद्र या यम के, किसको? राजा को। तो जो कौटिल्य है वो राजा को इंद्र या यम का प्रतिनिधि या उसके समान बताए हैं। तो कौटिल्य ने राजा को, कौटिल्य ने किसको? राजा को इंद्र या यम के समान या उनका प्रतिनिधि बताया है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। जो अगला पॉइंट है, कौटिल्य ने राजा को, कौटिल्य ने राजा को पशु पक्षियों से, किनसे? पशु पक्षियों से 20 गुण अर्जित करने की बात करते हैं। 20 गुण अर्जित करने की बात, 20 गुण अर्जित करने की बात करते हैं। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कौटिल्य महोदय हैं, कौटिल्य महोदय ने राजा को क्या कहा है? राजा को, कौटिल्य महोदय ने राजा को पशु पक्षियों से, किससे? पशु पक्षियों से 20 गुण, कितने गुण? 20 गुण अर्जित करने की बात करते हैं। तो कौटिल्य ने राजा को पशु पक्षियों से 20 गुण अर्जित करने की बात करते हैं। वहीं मैकियावेली पश्चिमी विद्वान है। इन्होंने राजा को सिर्फ 2 पशुओं से, सिर्फ 2 गुण पशुओं से अर्जित करने की बात करते हैं। सिर्फ 2 गुण पशुओं से
पशुओं से अर्जित करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो भारतीय विद्वान है कौटिल्य महोदय ने क्या कहा? कौटिल्य महोदय ने कहा कि जो पशु पक्षी हैं उनसे प्रभावित होकर या उनको देखते हुए उनसे 20 गुणों को राजा अपने में क्या करे? समाहित करे। वहीं जो पाश्चात्य विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान कौन? मैकियावेली क्या कहते हैं? मैकियावेली सिर्फ 2 गुणों की बात करते हैं कि राजा 2 गुण पशुओं से अर्जित करे। वो 2 गुण कौन से हैं? वो उन 2 गुणों के विषय में हम चर्चा करते हैं। वो जो 2 गुण है वो शेर जैसा साहस, एक राजा में साहस कैसा होना चाहिए? शेर जैसा साहस। और चालाकी कैसी होनी चाहिए? लोमड़ी जैसी चालाकी। तो चालाकी किससे अर्जित करनी चाहिए? लोमड़ी से। तो जो भारतीय विद्वान है कौटिल्य महोदय या विष्णुगुप्त या चाणक्य, वो राजा को पशु पक्षियों से, किससे? पशु पक्षियों से 20 गुण अर्जित करने की बात किए हैं। कितने गुण? 20 गुण अर्जित करने की बात किए हैं। वहीं पाश्चात्य विद्वान मैकियावेली हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं पश्चिमी जगत में। तो उन्होंने क्या कहा है? मैकियावेली ने कहा है, मैकियावेली ने राजा को 2 गुण पशु पक्षियों से मैकियावेली ने राजा को 2 गुण पशु पक्षियों से अर्जित करने की बात या ग्रहण करने की बात, अर्जित करने की बात कहे हैं। तो भारतीय विद्वान कौटिल्य थे। कौटिल्य ने कितने गुण अर्जित करने की बात की है? कौटिल्य ने 20 गुण अर्जित करने की बात की है। और जो मैकियावेली पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने सिर्फ 2 गुण पशु पक्षियों से राजा को अर्जित या ग्रहण करने की बात की है या उनसे सीखने की बात की है। वो 2 पशु कौन है? पहला पशु है शेर। एक राजा में शेर जैसा साहस होना चाहिए या बहादुरी होनी चाहिए। तो शेर जैसा साहस होना चाहिए। और दूसरा पशु है लोमड़ी। लोमड़ी जैसी क्या होनी चाहिए? चालाकी होनी चाहिए। लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो मैकियावेली ने 2 पशुओं से राजा को गुण अर्जित करने की बात कहे हैं। उसमें पहला पशु शेर है जो कि साहस का वो प्रतिबिंब है। तो शेर जैसा साहस होना चाहिए। और दूसरा है लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा के सामाजिक जीवन में ये सब घटनाएं घटित होती हैं। कभी कभी उसको बहुत साहस की जरूरत होती है और कभी कभी उसको चालाकी लेनी पड़ती है या चालाकी से अपना काम करना पड़ता है। तो वही बात मैकियावेली ने कहा है कि इन पशुओं से ऐसे गुणों को अपने आप में समाहित करना चाहिए या उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको या अपने व्यवहार में ला करके अपने साम्राज्य को समृद्धि एवं संपन्नता की ओर अग्रसर करना चाहिए। अब इसके जो अगला बिंदु है, अगले बिंदु में या अगले जो बात कौटिल्य महोदय ने कहा है वो शासन को लेकर के कहा है, स्वदेशी शासन और विदेशी शासन। तो जो स्वदेशी शासन है उसके विषय में बताया है और खासकर विदेशी शासन को बताया है।
तो विदेशी शासन में उन्होंने बताया है कि विदेशी शासन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा की है और बताए हैं कि निंदा की है और बताया है कि यह विदेशी शासन धर्म एवं देश के लिए अभिशाप है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की क्या की है, निंदा की है। किसकी? विदेशी शासन की। जो विदेशी शासन है, विदेशी शासन की इन्होंने क्या की है? निंदा की और बताया है कि यह जो विदेशी शासन है वो किसके लिए अभिशाप है? यह धर्म एवं देश के लिए अभिशाप है। यह धर्म एवं देश के लिए अभिशाप है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा की है और विदेशी शासन को धर्म एवं देश के लिए क्या बताया? अभिशाप बताया है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। जो इन्होंने अगला पॉइंट बताया है वह यह बताया है कि जो अलग राज्य हैं या संघ हैं या गण हैं उनको कैसे जीता जाए। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अन्य राज्यों या गण या संघ को जीतने की बात उन्होंने बताया है। वह बात इस रूप में बताया है कि किसी गण को या किसी संघ को या किसी राज्य को जीतना हो तो उसमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? अंतःकलह करवा देना चाहिए या अंतःकलह को वहां प्रमुखता दिलवा देनी चाहिए या उसको प्रारंभ करवा देना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राज्य हैं या संघ हैं उनको जीतने के लिए वह कैसी नीति का पालन करते हैं। जो अगल बगल के राज्य, संघ या गण है उसको जीतने के लिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसको प्रमुखता दी है? उन्होंने अंतःकलह की बात की। अंतःकलह की नीति अपना करके दूसरे राज्य में अंतःकलह करवा करके उसको अपने पक्ष में वहां का माहौल बनाने की बात की और उनको कमजोर करने की बात की है। तो अगले पॉइंट में कौटिल्य महोदय ने अर्थशास्त्र में किसी गण या संघ को
किसी गण या संघ को जीतने के लिए अंतःकलह की नीति को बताया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसी गण या संघ को, किसी गण या संघ को, मतलब यह है कि किसी राज्य को, किसी गण या संघ को, या कोई भी संस्था है जो किसी राज्य के विरोध में है या उसके अंग में नहीं या उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको हम कैसे जीते, उसको जीतने की बात उन्होंने कहा कि वहां अंतःकलह पैदा कर दी जाए। अंतःकलह क्या की जाए? पैदा कर दी जाए। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसी गण या संघ को जीतने के लिए अंतःकलह की बात करते हैं। अब आते हैं हम, इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ? अर्थशास्त्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद, अर्थशास्त्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में हुआ था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है जो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने लिखा है, उसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद, कौन सा अनुवाद? प्रथम अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ? 1915 में। 1915 में इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद हुआ। 1915 में कब हुआ अर्थशास्त्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद? तो 1915 में हुआ। अब आगे कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कुछ मुख्य बिंदुओं को उन्होंने बताया, कुछ महत्वपूर्ण विषयों को बताया कि राज्य को क्या कहा जाए, उसमें निवास करने वाली जनता या नागरिक को, या नागरिक से युक्त भूमि को क्या कहा गया है। तो आगे हम उस बिंदु पर अब चर्चा करने जा रहे हैं कि कौटिल्य ने मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। कौटिल्य मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कौटिल्य मनुष्य की जीविका को अर्थ करते हैं। किसकी जीविका को? मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। तो कौटिल्य ने मनुष्य की जीविका को अर्थ कहा। मनुष्य से युक्त भूमि का नाम भी अर्थ है, और इसी में उन्होंने कहा मनुष्य से युक्त भूमि का नाम भी, मनुष्य से युक्त भूमि का नाम भी अर्थ है। आगे इसी में कौटिल्य ने क्या कहा? मनुष्य से युक्त भूमि,
मतलब जो भूमि है जिस पे हम लोग निवास कर रहे हैं, इसके एक निश्चित भूभाग में जो मनुष्य से युक्त भूमि है, जो मनुष्य से युक्त भूमि है, उसका नाम भी क्या है? अर्थ है। तो मनुष्य से युक्त भूमि का नाम भी अर्थ है। और अगले पॉइंट में इसमें कहा है, इस भूमि को प्राप्त करने और निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। और इसमें उन्होंने क्या कहा है? इस भूमि को, मतलब मनुष्य से युक्त भूमि को प्राप्त करने, इस भूमि को प्राप्त करने और निरूपण करने वाले शास्त्र को, इस भूमि को प्राप्त करने, इस भूमि को प्राप्त करने और निरूपण करने वाले शास्त्र को, और निरूपण करने वाले शास्त्र को, निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये कौटिल्य का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? मनुष्य की जीविका को उन्होंने अर्थ कहा, मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। और आगे उन्होंने क्या किया? मनुष्य से युक्त भूमि का नाम भी अर्थ है। और इस भूमि को प्राप्त करने, इस भूमि को मतलब मनुष्य से युक्त भूमि को प्राप्त करने और इसका निरूपण करने वाले शास्त्र को, इसका निरूपण करने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये कौटिल्य का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं, मनुष्य से युक्त भूमि का नाम भी अर्थ है, और इस भूमि को प्राप्त करने और निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार ये कौटिल्य का स्टेटमेंट था। अब आगे इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा होने जा रही है कि अर्थशास्त्र में किन शासकों का उल्लेख नहीं है, किन स्थानों का उल्लेख नहीं है, किन व्यवसायों का उल्लेख नहीं है। इन सब विषयों की चर्चा अब अगले बिंदु में होने जा रही है कि अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है और किसका वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं आगे। तो अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का कोई उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं है। और दूसरा जो पाटलिपुत्र स्थान है, जो पटना में है, बिहार में, पाटलिपुत्र स्थान का उल्लेख इसमें नहीं है। स्थान का उल्लेख नहीं है। तो जो ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र पुस्तक में पाटलिपुत्र जो स्थान है, जो राजधानी भी रही,
इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं है। जो अगला बिंदु है सैनिक एवं नागरिक प्रशासन से संबंधित जो 6 समितियां जिसके विषय में हम लोग जानते हैं, जिसका उल्लेख इंडिका में मेगास्थनीज ने किया है, उसका भी उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं है। तो सैनिक एवं नागरिक प्रशासन से संबंधित छह समितियों या परिषदों का समितियों या परिषदों का उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो अगला बिंदु है, पाटलिपुत्र का भी कोई उल्लेख नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का भी उल्लेख नहीं है अर्थशास्त्र में। सैनिक एवं नागरिक प्रशासन से संबंधित, किससे? सैनिक एवं नागरिक प्रशासन से संबंधित, किससे संबंधित? सैनिक एवं नागरिक प्रशासन से संबंधित 6 समितियां, जो 6 समितियां बनी हुई थी, उनका इसमें कोई उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र में जो शासक है, जिसके पुरोहित और प्रधानमंत्री दोनों थे, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, उस पुस्तक में, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का कोई उल्लेख नहीं है। बिंदुसार के भी कुछ समय तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। पाटलिपुत्र स्थान का भी कोई उल्लेख नहीं है। और सैनिक एवं नागरिक प्रशासन से संबंधित, जिसका उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में है, तो सैनिक एवं नागरिक प्रशासन से संबंधित जो 6 समितियां होती थी या परिषद होती थी, उनका भी उल्लेख इसमें नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा। अब अगले बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अर्थशास्त्र में क्या देखा? अर्थशास्त्र में देखा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में लिखी गई पुस्तक है, लेकिन इसमें कहीं पर भी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का कोई उल्लेख या चर्चा नहीं मिलता है। और जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसका भी कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सैनिक तथा नागरिक प्रशासन से संबंधित मौर्य काल में 6 समितियां बनाई गई थी, जिसमें 5 मेंबर होते थे, कुल 30 सदस्य होते थे। उनका भी कोई उल्लेख इसमें नहीं है। कृषि पद्धति का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं हुआ है। कृषि पद्धति का भी उल्लेख 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 नहीं हुआ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो कृषि पद्धति है, कृषि पद्धति का भी उल्लेख यहाँ नहीं हुआ। अर्थशास्त्र में कृषि पद्धति का भी उल्लेख नहीं हुआ है। अगला पॉइंट है कुंभकारी या शिल्प। कुंभकारी या शिल्प का भी कोई उल्लेख नहीं है। कुंभकारी या शिल्प का भी कोई उल्लेख नहीं है। कोई उल्लेख नहीं है।
तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र में कृषि पद्धति का भी कोई उल्लेख नहीं है। किसका? कृषि पद्धति का कोई उल्लेख नहीं है। कुंभकारी या शिल्पकारी का भी उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार ये 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि जो कौटिल्य हैं उनका अर्थशास्त्र है, उनका उल्लेख उस समय के या उस समय के बाद के विद्वानों में किन्होंने नहीं किया है। तो जो महाभाष्य है जिसके रचनाकार पतंजलि हैं, महाभाष्य एक प्राचीन ग्रंथ है जिसके लेखक पतंजलि हैं। जिसके लेखक पतंजलि हैं, इन्होंने भी कौटिल्य का उल्लेख नहीं किया है। कौटिल्य का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो पतंजलि हैं उन्होंने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की, इसमें भी कौटिल्य का उल्लेख नहीं है। अब जो अगला ग्रंथ है इंडिका, जिसके रचनाकार मेगस्थनीज हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी कौटिल्य अर्थशास्त्र का उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, खासकर समय को लेकर के, इसमें कहीं पर भी अर्थशास्त्र या कौटिल्य का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसके आधार पे बहुत सारे विद्वान होंगे जो अर्थशास्त्र को या अर्थशास्त्र के वजूद को ही नहीं मानेंगे या उसे नकली मानेंगे। तो अगले विद्वान हैं मेगस्थनीज। जो अगले विद्वान हैं मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका में उन्होंने कहीं पर भी, मेगस्थनीज की कौन सी पुस्तक है? मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए हुए विद्वान थे। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में कहीं पर भी कौटिल्य अर्थशास्त्र का उल्लेख नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है? कहीं पर भी कौटिल्य या अर्थशास्त्र का कोई उल्लेख नहीं किया है। कोई उल्लेख नहीं किया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो 2 विद्वान हैं, एक भारत के विद्वान हैं पतंजलि, उनकी रचना है महाभाष्य में भी कहीं पर भी कौटिल्य अर्थशास्त्र का कोई उल्लेख नहीं आता है। दूसरे विद्वान है मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए हुए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका में भी कहीं पर भी कौटिल्य अर्थशास्त्र का कोई उल्लेख नहीं है। इन्हीं सब आधारों को लेकर के एक विद्वान है जाली। इन्हीं सब आधारों को लेकर के एक विद्वान है जाली। इनकी पुस्तक है कौटिल्य ऑफ अर्थशास्त्र। कौटिल्य ऑफ अर्थशास्त्र। कौटिल्य ऑफ अर्थशास्त्र। तो कौन विद्वान है? जाली।
जाली की पुस्तक है कौटिल्य अर्थशास्त्र। इसमें भी कहीं पर भी जाली की पुस्तक है कौटिल्य अर्थशास्त्र। इन्होंने इन सब आधारों पे मेगास्थनीज की इंडिका और पतंजलि के महाभाष्य उद्धरणों को लेकर के अर्थशास्त्र को नकली पुस्तक बताया है। अर्थशास्त्र को कैसा पुस्तक बताया है? अर्थशास्त्र को नकली बताया है। तो कौन विद्वान है जिन्होंने अर्थशास्त्र को नकली बताया है? वह विद्वान है जाली। कौन विद्वान है? जाली। तो जाली की कौन सी पुस्तक है? कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इन सब आधारों को लेकर के पतंजलि के महाभाष्य और मेगास्थनीज की इंडिका, इन सब आधारों पर, और जो ऊपर वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन नहीं है, बिंदुसार का वर्णन नहीं है, पाटलिपुत्र का वर्णन नहीं है, कृषि पद्धति का वर्णन नहीं है, सैनिक और नागरिक प्रशासन से संबंधित जो 6 समितियां गठित की गई थी उनका भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है अर्थशास्त्र में। तो उन्हीं सब आधारों को लेकर के जाली एक विद्वान है। जाली ने अपनी पुस्तक कौटिल्य अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को नकली बताया है। लेकिन अर्थशास्त्र पुस्तक के अंत में एक उद्धरण मिलता है। अर्थशास्त्र पुस्तक के अंत में एक उद्धरण मिलता है। उस उद्धरण के आधार पर जाली की बातों का खंडन होता है या जाली की बात गलत साबित होती है। अर्थशास्त्र के अंतिम भाग में यह बताया गया है कि इस भूमि को नंदों की दास्ता से मुक्त किया गया। इस भूमि को नंदों की दास्ता से मुक्त किया गया। तो जो कौटिल्य की पुस्तक है, इस पुस्तक के अंत में मातृभूमि को नंदों की दास्ता से मुक्त करने की बात की गई है। तो अर्थशास्त्र के अंत में इस भूमि को नंदों की दास्ता से मुक्त करने की बात कही गई है। तो हमने देखा कि जो जाली विद्वान थे, जाली विद्वान ने मेगास्थनीज की इंडिका और पतंजलि के महाभाष्य तथा अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, पाटलिपुत्र और सैनिक नागरिक प्रशासन का उल्लेख न मिलने के आधार पे अर्थशास्त्र को नकली पुस्तक कहा। अपनी पुस्तक में कौटिल्य अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या कहा कि ये जो पुस्तक है इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल रहा और इन विद्वानों ने भी कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है, तो इस आधार पे ये क्या है, ये पुस्तक नकली पुस्तक है। लेकिन अर्थशास्त्र के अंतिम भाग में ये स्टेटमेंट आता है कि इस भूमि को नंदों की दास्ता से मुक्त करने की बात की गई। तो इस आधार पर जो कौटिल्य है उनका समीकरण उस समय बैठता भी है और ये जितनी चीजें हैं ऊपर बताई गई हैं उनकी भी सिद्धता सिद्ध होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र के अंत में इस भूमि को नंदों की दास्ता से मुक्त करने की बात कही गई है। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि जो 3 दिन से अर्थशास्त्र पे क्लास चली है इसमें लगभग या पूर्णतः
अर्थशास्त्र और कौटिल्य के विषय में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया गया है। और आगे अगर कुछ मुख्य बिंदु मिलते हैं अर्थशास्त्र या कौटिल्य से संबंधित तो उनकी एक क्लास ली जाएगी और उसमें उन सब तथ्यों या अवधारणाओं को पुनः आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र या कौटिल्य से संबंधित जितने भी स्रोत हैं उन स्रोतों का अध्ययन करके इन तथ्यों का संकलन किया गया और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार आज की क्लास या आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है। मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।